नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आप देश में कहीं से भी देख रहे हो, किसी भी हिस्से से देख रहे हो, लेकिन एक गुजारिश है, एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि इस बार दिल्ली के चुनाव को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि एक तरफ ये अग्नि परीक्षा हो सकती है केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन मोदी और शाह के लिए ये डू और डाई बैटल बनता जा रहा है। आन बान का सवाल बन गया है दिल्ली का चुनाव, और इस बार मोदी और शाह इसको इस स्केल पर ले जा रहे हैं, इस चुनाव को, जिसकी कल्पना किसी ने भी शायद नहीं की होगी। जो खेल हरियाणा में खेला बीजेपी ने, या जो खेल महाराष्ट्र में खेला, उससे कहीं बड़ा खेल मोदी और शाह दिल्ली में खेलने जा रहे हैं। आप कह सकते हैं कि चुनाव जीतने की हर तिगड़म अपनी हदें लांघ चुकी है। अब दिल्ली का ये अहम चुनाव, जिसकी वोटिंग 5 तारीख को है, 5 फरवरी को है, और जिसकी वोटों की गिनती 8 तारीख को, नतीजे 8 फरवरी को आ रहे हैं, इसको जीतने के लिए मोदी और शाह कौन सी तिगड़म आजमाने जा रहे हैं, कौन सी जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं, जहां वो हर कीमत पर केजरीवाल को किनारे करना चाहते हैं। वो कौन सी तिगड़म है, ये एक्सपर्ट के ज़रिए इस पर मैं खुलासा करूंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, चौंकाने वाली बातें। लेकिन शुरू में एक बात मैं साफ करना चाहता हूं कि ये जो जंग है, आज की तारीख में जो आप जंग होने जा रही है, जिसकी वोटिंग 5 तारीख को है, ये जो सफ़र है, ये 2013 जैसा नहीं है केजरीवाल के लिए, जहां आसानी से वो 28 सीटें ले आए थे, या फिर 2015 में वो आसानी से जीत गए, सुपड़ा साफ कर दिया, झाड़ू चढ़ गई थी दिल्ली में, या फिर ये 2020 जैसा चुनाव भी नहीं है जहां पर 62 सीटें मिली, 70 में 62 सीटें केजरीवाल को मिली। ये चुनाव बहुत मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली की जो यमुना है, जिसको आसानी से हर बार पार कर जाते थे मिस्टर केजरीवाल, इस बार ये जो दरिया है, आग की दरिया है, और आग के दरिया में डूब कर जाना है केजरीवाल को, वरना सत्ता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार खेल गुजरात लॉबी बहुत बड़ा करने जा रही है। अब इस वीडियो में मैं आगे कांग्रेस पर भी बात करूंगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के जहन में क्या चल रहा है, क्या केजरीवाल को घेरा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है बड़ी तैयारी के साथ इस बार उतरी है। और कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब कांग्रेस और बीजेपी एक हो गई है, दोनों मिलकर केजरीवाल को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस गुजरात का बदला केजरीवाल से लेना चाहती है। जिस तरह से केजरीवाल ने गुजरात में कांग्रेस के वोट काटे, इस बार कांग्रेस भी वोट काट सकती है आम आदमी पार्टी, खासकर जो मुस्लिम वोट हैं कई सीटों पर निर्णायक हैं, और जो दलित वोट हैं स्प्लिट हो सकते हैं। और तब क्या होगा आगे, ये मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ जो मैं अंडरलाइन करना चाहता हूँ, वो ये करना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी बात है, आपसे साझा करना चाहता हूँ, कि केजरीवाल अगर 70 में से 50 सीटें नहीं लाए, 50+ सीट्स नहीं आई 70 में से, तो सरकार तो बना लेंगे, लेकिन वो सरकार कुछ दिनों के लिए ही होगी, ओनली फॉर फ्यू डेज, क्योंकि उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब दोस्तों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2015 में जब पूरा हिंदुस्तान जीतने के बाद अमित शाह 7वें आसमान पर थे, जब उन्हें पहली बार केजरीवाल ने शिकस्त दी, और बड़ी बुरी शिकस्त दी, 70 में से 67 सीट केजरीवाल ले गए, 3 सीटें अमित शाह को मिली। अमित शाह ने पूरी बिसात बिछाई थी। तब वो जो हार थी, शर्मनाक हार, उसका बदला लेने के लिए अमित शाह ने हर तिगड़म आजमाई 2015 में। लेकिन केजरीवाल की पार्टी इसलिए नहीं तोड़ पाए क्योंकि 70 में से 67 विधायक उनके थे। पार्टी को स्प्लिट करना, तोड़ना बहुत मुश्किल था। प्रचंड बहुमत की सरकार थी, और 2020 में भी कहीं ना कहीं प्रचंड बहुमत लेके केजरीवाल आए, इसलिए अमित शाह कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि तब केजरीवाल की 62 सीट्स थी, बीजेपी के पास सिर्फ 8 विधायक थे। अब 8 विधायक से तो कुछ होने वाला नहीं था, इसलिए ऑपरेशन महाराष्ट्र, ऑपरेशन कर्नाटक, ऑपरेशन मध्य प्रदेश, इस तरह का ऑपरेशन लोटस चाह कर भी अमित शाह दिल्ली में नहीं कर पाए। इसलिए अमित शाह, जैसा लोग कहते हैं उनके करीब के, उनकी स्ट्रैटेजी है कि अगर केजरीवाल 50 के नीचे आए, अगर केजरीवाल 45 सीट लाते हैं या 40 सीट लाते हैं, तो फिर 3-4 महीने बाद वही खेल दिल्ली में लोग देखेंगे जो खेल महाराष्ट्र में देखा, जो हाल शिवसेना का हुआ, उद्धव ठाकरे का हुआ, शरद पवार का हुआ, या जो सरकार कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में जो हाल हुआ, उसी तरह का हाल फिर केजरीवाल का होगा। यानी बॉटम लाइन ये है कि केजरीवाल को ना सिर्फ जीतना है,
केजरीवाल को 50+ सीट्स लानी होंगी अगर वो अगले 5 साल सरकार चलाना चाहते हैं। अब दोस्तों, जिस तरह ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस एकदम पर्सनल होती चली जा रही, मुझे लगता है कि आने वाले जो 15 दिन हैं वो क़यामत के दिन होंगे, क्योंकि इन्हीं 15 दिनों में हार और जीत तय होगी। और हार और जीत का अंतर भी कहीं ना कहीं तय हो जाएगा कि केजरीवाल 45+ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, जितना ऊपर जाएंगे उतना सेफ रहेंगे, वो सेफ जोन में रहेंगे, या फिर वो नीचे उतर रहे हैं 45 के। और अगर 45 के नीचे उतरे तो सरकार कितने दिन तक चलेगी, बहुत से सवालिया निशान उस पर हैं। आज मैंने 2 गेस्ट्स को बुलाया है। जावेद अंसारी जो दिल्ली की जो सियासत है उसको 2-3 दशकों से देख रहे हैं, उनको मैंने बुलाया। खुलकर बोलते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। तो जावेद अंसारी साहब को सुनिएगा, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और हेमंत अत्री कुछ चौंकाने वाले आंकड़े लेके आए, वेरी सरप्राइजिंग डेटा जिसे आप कह सकते हैं कि किस तरह से डेटा मैनिपुलेशन होने जा रहा है। उनको भी गौर से सुनिएगा, क्योंकि हेमंत अत्री जो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं वही खेल है जिसको गुजरात लॉबी खेलने जा रही है। ये बताइए अत्री साहब, मेरा जो सवाल है, क्या 2013, 2015 और 2020 जीत की एक हैट्रिक लगाई और अब 2025 का चुनाव है केजरीवाल का, हर बार वो बड़े आराम से दिल्ली की दरिया को पार करते रहे, क्या इस बार भी आराम से दिल्ली की दरिया पार होगी? दीपक जी, मुश्किल सवाल है। जो हालात है उस पर मैं एक लाइन कह सकता हूं कि इस बार दिल्ली का चुनाव जो है वो एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इस बार जो दिल्ली का चुनाव है वो केजरीवाल साहब के लिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आप खैर हाजिर जवाबी का जवाब नहीं, मैं दरिया बोल रहा था कि दरिया में बहते हुए निकल जाएंगे, आपने उस दरिया को आग का दरिया बना दिया और आगे कह रहे हैं डूब के जाना। ऐसा क्यों है? वाई सर, आग का दरिया फॉर केजरीवाल? बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए, जो नया मॉडल डेवलप किया है ना भारतीय जनता पार्टी ने, खासतौर पे हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद, मुझे लगता है उसको और भी ज्यादा गंभीरता के साथ, और भी ज्यादा शिद्दत के साथ वो उसको दिल्ली में लागू करने पर आमदा है। आपने प्रधानमंत्री जी का टोन देखा, टेनर देखा, और किस तरीके से जो 467 करोड़ रुपए का महल खुद अपने लिए बनवा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, राजमहल कहिए उसको, वो एक ऐसे व्यक्ति को, मुख्यमंत्री को, जिस पर 27 करोड़ या 37 करोड़ जो भी उनका घर के ऊपर कीमत लगी, 37 करोड़, वो 37 करोड़ का आरोप केजरीवाल पर लगा रहे हैं, जो खुद 467 करोड़ का महल अपने लिए बनवा रहे हैं। तो ये लड़ाई होगी राजमहल बनाम शीश महल की। और इसकी शुरुआत किसने की? माननीय मोदी जी ने वो बात कही, उसके बाद होम मिनिस्टर जो उनके चाणक्य हैं उन्होंने उसको ऑथेंटिकेट किया। अब आपने कहा कि ये चुनाव मुश्किल क्यों है। 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने माननीय राजीव कुमार जी की मदद से वो सारा खेल जमा दिया है जो उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में किया था, पूरा खेल जमा दिया गया है। नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से लिफाफे बटे, जिस तरह से मदिरा बटी, जिस तरह से बैग बांटे गए और लोगों ने देखा कैमरे पर, तो लिफाफे भी बटेंगे, बाकी चीजें भी बटेंगी, और इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट और ये सारी चीजें, ये सारे खेल भी दिल्ली में हो रहे हैं। दीपक जी, बहुत ही थोड़ी सी बात कहूंगा, ज्यादा नहीं। ये सारी चीजें तो सामान्य है। ये भारतीय लोकतंत्र का एक ऐसी बीमारी है जो इसको हर जगह आप पाएंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं। लिफाफे, शराब, ये सब चीजें कोई बड़ी बात नहीं। हकीकत में कुछ और खेल हो गया है, और वो खेल मैं आपको बार बार कहता हूं रह के, वो खेल है डेटा मैनिपुलेशन का। डेटा मैनिपुलेशन की बहुत छोटी सी बात कहूंगा, ज्यादा समय, आपको पता है मैं आंकड़ेबाजी में ज्यादा भरोसा नहीं करता जी, लेकिन दर्शकों की मदद के लिए कुछ चीजें हमें रखनी चाहिए, मुझे लगता है। और वो चीज क्या है? मई 2024 में आपको ध्यान होगा दिल्ली का चुनाव हुआ था, अभी लोकसभा का। उस चुनाव के अंदर दिल्ली के अंदर वोटर थे दीपक जी 1,47,18,119 मई 2020, जो मई 2024 जो अभी चुनाव। अब आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो अक्टूबर में जो रूटीन में एक वो आती है वोटर लिस्ट, उसके अंदर ये जो वोटर्स की संख्या बढ़ी, आप चौंक जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। उसके अंदर जो ये वोटर की संख्या होगी वो 1,55,24,858 होगी। छोड़ दीजिए इसको भी, कोई बात नहीं। अब जो जनवरी में कल सूची आई, मतदाता सूची आई है, उसमें और कमाल कर दिया। उसके अंदर जो वोटर की संख्या आई है वो पहले से बढ़ करके, जो आपने मई 2024 में देखी थी और जो अब सूची आई है, वो हो गई 1,55,24,858। यानी कि इस मई से लेकर के अब तक 7,67,000 वोट बढ़ गए दिल्ली में।
7,67,000। और दिल्ली में कंस्टिट्यूंसी कितनी है साहब? 70 कंस्टिट्यूंसी। तो ऑन एन एवरेज एक कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट बढ़ गए? 11,000। ये है वो जी। पेज। भारतीय जनता पार्टी के पास कंप्लीट जो वोटिंग पैटर्न है हर बूथ का, उसका कंप्लीट डेटा है। और ये जो नए फिगर्स आए हैं, इसके जरिए उसको कैसे मैनिपुलेट किया जाए, वो सारा वेर विडाल भी उनके पास ऑलरेडी है। मतलब आप कह रहे हैं कि हर सीट पर 11,000 वोट बढ़ा है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज ऑन एन एवरेज। आप 7,67,000 को अगर 70 से भाग करेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 11,000 वोट बढ़ता है। तो डेटा और डेटा का मैनिपुलेशन, ये कॉज ये हरियाणा में भी चैंपियन कर चुके हैं और महाराष्ट्र में भी कर चुके हैं। तो दिल्ली में करने में क्या संकट है? एक। और दिल्ली का चुनाव कितना महीन है, एक आंकड़ा और दूंगा बस आपको, सारे चौंक जाएंगे दर्शक। आपको ध्यान होगा जो पिछले साल जो चुनाव हुआ दिल्ली में लोकसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे? 48,44,000। और उनको सीट कितनी आई? 7 की 7, ऑल 7, क्लीन स्वीप जी। अब थोड़ा सा पीछे चलिए, एक फिगर और है, माफ कीजिएगा। विधानसभा चुनाव 2020 दिल्ली का, आम आदमी पार्टी को कितना वोट मिला था साहब? 49,74,000। और सीट कितनी आई थी? 70 में से 62। मैंने ये डेटा क्यों बताया आपको? कि दिल्ली का चुनाव बहुत महीन है, बहुत बारीक है, बहुत छोटा है। वोट का मार्जिन हार जीत का बहुत थोड़ा है। ये है असली खेल, ये है वो पेच जो मोदी और शाह को वो गेम करने के लिए उसको ज्यादा उत्साहित करेगा, जिसके वो चैंपियनशिप कॉज वो कर चुके हैं हरियाणा में और महाराष्ट्र के। बहुत छोटा चुनाव है, छोटा एरिया है, और जो भी कुछ हो सकता है, साम दाम दंड भेद, जो जो हम कल्पना कर सकते हैं, उस सारे का ओपन कर दिया गया। डेटा मैनिपुलेशन की बात कर रहे हैं अत्री साहब। अत्री साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में कहीं पर वोट खत्म किए गए, कम किए गए, कहीं ज्यादा किए गए, कहीं घटाए गए, कहीं बढ़ाए गए। कुल मिलाकर बीजेपी ने, इनका कहना है अत्री साहब का, कि 11-11 हजार अगर औसत निकालें तो 70 सीटों पे, हर सीट पे ऑन एन एवरेज 11,000 वोट बढ़े हैं। और भी बहुत कुछ बता रहे हैं, और भी आगे मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन मैं जावेद भाई के पास आ रहा हूँ। जावेद भाई, जो एक तस्वीर आ रही है, जिस तरह से आप और हम दिल्ली के इलेक्शंस देख रहे हैं 2013 में, 15 में, 20 में, एक केक वॉक केजरीवाल साहब की होती थी। ना कोई आगे है, ना पीछे है, ना दाएं है, ना बाएं, और आसानी से केजरीवाल निकल जाते थे। उनको मुस्लिम्स का भी वोट मिलता था, उनको दलितों का भी वोट मिलता था, झोपड़पट्टी भी मिलता था, मिडिल क्लास भी चली जाती थी। क्या आपको लग रहा है कि सफर आसान इस बार भी है, या जो अत्री साहब कह रहे हैं कि सफर मुश्किल है इस बार? देखिए, बज़ाहिर तौर पे तो मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं लगता कि पिछली बार ऐसा एक तरफा इलेक्शन होगा। पिछली बार पहले से 5 सीट, सिर्फ 5 ही सीट कम पाई थी। बहुत ये सराहनीय बात है कि इतने क्लीन स्वीप था, क्लीन स्वीप था, क्लीन स्वीप था। इस बार लगता है कि ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनकी थोड़ी सी छवि भी धूमिल हुई है। ये जो लिकर स्कैम, उसमें सारे लोग जेल गए वगैरह वगैरह। और फिर ये जो 40 करोड़ प्लस का मकान, चाहे ये मोदी जी का 4,000, क्या मैं कह रहा हूँ 20,000 करोड़ का मकान हो, लेकिन उसका ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना कि कोई मुख्यमंत्री 40 करोड़ का मकान। ये फजूल खर्ची, ये वाहियात खर्ची जो है, ये टैक्स पेयर के पैसे पे ये अच्छी नहीं गुजरती। लेकिन देखने की बात यह है कि केजरीवाल साहब का कौन सा वोट घटा है और कितना घटा है। जो लोग बेनिफिशियरी हैं फ्री बिजली के, फ्री पानी के, मोहल्ला क्लिनिक्स के, स्कूल्स के, वो केजरीवाल से अलग हुए हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। उनकी सेहत पे नहीं पड़ा। ये जो फेंस सिटर्स थे, जो मिडिल क्लास थी, वो केजरीवाल साहब के साथ जुट गई थी। इसीलिए, क्योंकि सिर्फ ये जो गरीब वर्ग है उसके वोट पे के बिना पे तो इनको उतनी प्रचंड बहुमत नहीं मिलती जितनी तो पिछले 2 बार मिली थी। तो क्या ये जो बीच वाला वोट है, क्या ये खिसका है तो किस तादाद में, कितनी मात्रा में खिसका है? और फिर तीसरा जो एक फैक्टर है वो कांग्रेस पार्टी का फैक्टर है। कांग्रेस पिछले 2 इलेक्शन के बनिस्बत इस बार ज्यादा जोर शोर से, ज्यादा तैयारी से, ज्यादा फोकस्ड इलेक्शन लड़ने के, जो इनके बड़े नेता, सो कॉल्ड बड़े नेता हैं जी, इनको लड़ा रही है।
तो कांग्रेस पार्टी कितना वोट, खास तौर पे माइनॉरिटीज का कितना वोट वो काट पाएगी। अगर कांग्रेस कुछ तादाद में काट लेती, मेरा जो मानना आज के दिन है, अभी तो इलेक्शन आज घोषणा हुई, तो आज के दिन जो मानना है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिलेंगे। हो सकता है 2-4 सीटें भी आ जाएं, लेकिन इतनी वोट नहीं मिलेंगे कि कांग्रेस 20 सीटें जीत जाए या 25 सीटें जीत जाए, लेकिन इतने जरूर मिल जाएंगे कि हार और जीत में कि उनमें निर्णायक भूमिका अदा करे। कुछ ऐसी ही भूमिका अदा होगी जैसे गुजरात में केजरीवाल साहब ने की थी, या और स्टेट्स में आम आदमी पार्टी ने और पार्टियों ने जो की थी। जावेद भाई आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से गुजरात में अरविंद केजरीवाल मैदान में कूदे और कांग्रेस को नुकसान कर दिया उन्होंने, कुछ इसी तरह का बदला कांग्रेस ले रही है केजरीवाल से। और आपको क्या लगता है कि जो दलित हैं, जो अंबेडकराइट हैं और जो मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम 8-9 सीटों पे डिसाइसिव हैं दिल्ली में, तो मुस्लिम और दलित क्या राहुल गांधी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, खड़गे के नाम पे, क्या ये कहीं ना कहीं स्प्लिट हो सकता है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी भी लड़ रही है, तो दलित वोट स्प्लिट हो रहा है बिटवीन बीएसपी, बिटवीन कांग्रेस, बिटवीन आम आदमी पार्टी, बिटवीन बीजेपी, और मुस्लिम जो है वो 2 में स्प्लिट हो रहा है। क्या आपको लगता है वोट स्प्लिट हो रहा है इस बार? इसका अंदेशा है, इसका खतरा है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर केजरीवाल जी को का ही ज्यादातर नुकसान हुआ, क्योंकि ये सब वोट, एक आपने फैक्टर कहा खड़गे, राहुल गांधी वगैरह वगैरह, जो सबसे बड़ा फैक्टर जो लेटेस्ट है वो जो अमित शाह जी का विवादास्पद बयान था अम्बेडकर जी के बारे में जी, वो एक बहुत भारी मुद्दा है। वो ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट बंद हो गया, पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो गया, मनमोहन सिंह वाला वोट भी है जावेद भाई कांग्रेस के पास। तो इसलिए ये सब चीजें जो हैं सब काउंट करेंगी। अब कांग्रेस पार्टी को इतना मिल जाए कि कांग्रेस पार्टी 10 या 15 सीट जब जीत जाए, देखिए कांग्रेस पार्टी बदला लेने की जगह नहीं, अपना वजूद, कांग्रेस के लिए वजूद का इलेक्शन है। अगर ये तीसरा इलेक्शन होगा, अगर ये 2 इलेक्शन में तो सुपड़ा साफ हो गया, कुछ नहीं मिला, अगर तीसरी बार भी ऐसा हो गया तो जो 2, 4, 5, 10 बचे कुचे लोग भी हैं वो सब अपनी अपनी राह ढूंढेंगे, वो निकल जाएंगे, फिर कांग्रेस का बचेगा। कांग्रेस का ये मानना है कि उनकी ये जमीन थी दिल्ली। ये तो शीला जी तो आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन कौन इस बात पे दो राय रख सकता है कि दिल्ली का चेहरा शीला दीक्षित ने बदल दिया। अगर किसी ने दिल्ली को एक मॉडर्न सिटी में किया, और लोग कितनी लफाजी करते रहे, चाहे मेट्रो लाने की बात हो, फ्लाईओवर्स की हो, ब्रिजेस की हो, अंडरपासेस की हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन जो शीला दीक्षित जी ने किया वो तो किसी और ने किया नहीं। वो उनकी बनाई हुई जमीन को इन्होंने, कांग्रेस का ये मानना है कि झूठे प्रचार पे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आरएसएस की मदद से ये सब बवंडर मचा के इन लोगों ने छीन लिया, और कांग्रेस तो अपनी जमीन को वापस लेना चाहती है। और इस चीज पे आप कैसे किसी पार्टी को रोक सकते हैं? जैसे केजरीवाल अपने लिए जगह बना रहे हैं, या अखिलेश जी बना रहे हैं, या और पार्टियां अपने लिए बना रही हैं, वैसे कांग्रेस को भी उतना हक है। ऐसा तो नहीं होता ना कि सारा बलिदान, सारी सैक्रिफाइस सब एक ही पार्टी करे, या तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज करें या कोई नहीं करेगा। जी, मैं जरा अत्री साहब के पास आ रहा हूँ। अत्री साहब, आप तो आंकड़ों के मास्टर कह लूं कि मतलब बहुत कम ऐसे पत्रकार हैं जो आंकड़े का पूरा एनसाइक्लोपीडिया रखते हैं अपने साथ, और आंकड़ों से ही आप खेलते हैं और तथ्यों को सामने रखते हैं। ये बताइए मुझे, और मैं चाहता हूं एक दिल से जवाब दीजिएगा, जो सच हो वही बोलिएगा, क्या केजरीवाल की खुद की सीट फंसी हुई है? क्योंकि एक तरफ संदीप दीक्षित हैं, शीला दीक्षित के बेटे, दूसरी तरफ परवेश वर्मा भी हल्के आदमी तो है नहीं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, और चुनाव जीतते रहे दिल्ली में बहुत अच्छा उसका होल्ड भी है परवेश वर्मा का। तो 2 मजबूत कैंडिडेट हैं। उधर केजरीवाल ने खुद कहा कि भाई मेरे जो है वोटर जो है लिस्ट से इतने उड़ा दिए आपने, वोटर लिस्ट कम कर दिया, मेरे ही वोटों पर आप हमला कर रहे हैं, मेरे वोट काट रहे हैं आप, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। क्या केजरीवाल की सीट फंसी है, या ये दरिया भी आसानी से पार कर जाएंगे? नहीं दीपक जी, केजरीवाल को ही घेरने का सारा खेल है कंप्लीट। आम आदमी पार्टी को अगर निपटाना है, मेन एजेंडा क्या है? सबसे पहला एजेंडा अगर अमित शाह मोदी जी का कोई है तो वो है कि किसी भी सूरत में केजरीवाल को निपटाना है, उनको चुनाव, मतलब सारा चुनाव एक तरफ, केजरीवाल एक तरफ, एग्जैक्टली टारगेट है अमित शाह और मोदी का, टारगेटेड करके उनको किया है। इसीलिए आप देखिए चुनाव में हो क्या रहा है। अभी तक 4,500 वोट, खुद केजरीवाल साहब बताते हैं कि 4,500 वोट काट दिए गए हैं नई दिल्ली, छोटी कंस्टिट्यूंसी है नई दिल्ली,
4,500 वोट काट दिए हैं और उसके बाद 10,500 वोट नए बना दिए गए। ये उन्होंने कहा, केजरीवाल साहब ने 4,000 कटे और 10,000 बढ़े, 10,500। और उसमें भी देखिए छोटी कंस्टिट्यूंसी है, और जैसा जावेद सर कह रहे थे कि चूंकि कांग्रेस को भी कुछ वोट आने वाले हैं और यहां पर नई दिल्ली कंस्टिट्यूंसी है, ये शीला दीक्षित जी के हाथ से कब निकली थी, जब 3 बार लगातार मुख्यमंत्री रही, इतना सारा काम किया जी, एक खास तरह के प्रचार में आकर के वो सारा काम हो गया। तो अब उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसा थैंकलेस एरिया नहीं है ये, नंबर 1। नंबर 2, जो केजरीवाल साहब का कोर वोट बैंक है वो नई दिल्ली में शायद उतना नहीं है। उसका कारण है कि ये थोड़ा सा रिलेटिवली पॉश एरिया है, कहने को सरकारी कर्मचारी वगैरह ज्यादा है, रिलेटिवली कम है तो वो, लेकिन कम है। तो ऐसे में जो इनका गेम, आपको अगर ध्यान हो, छोटी सी बात, झारखंड के चुनाव में आपको ध्यान है क्या है, हेमंत सोरेन का पर्चा भी खारिज कराने की कोशिश की गई थी, अगर आपको याद हो, जिन्होंने जो उनके प्रपोजर्स थे उनके साथ क्या क्या खेल हुआ था। ये बेसिकली बीजेपी का एक नया वो है गेम। उसमें क्या है कि जो आपका मेन चैलेंजर है उसको उसकी कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित करने की कोशिश कीजिए, और वो गेम अपने आप। नहीं, मान लीजिए अगर केजरीवाल हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी 45-50 सीट ले आती, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर सरकार तो बनेगी। तो ये टारगेट क्या है कि केजरीवाल को हरा दो? दीपक जी, केजरीवाल को नई दिल्ली तक सीमित करो, नंबर 1। मुख्यमंत्री से उनको पहले ही चलता करवाया जा चुका है, 2। और असली चुनौती, जो असली बात है, जो जावेद सर ने थोड़ा सा इशारा किया था कि केजरीवाल के लिए जो बहुमत का आंकड़ा है वो 36 का नहीं है। गलत सोच रहे हैं लोग। अगर केजरीवाल को बहुत अच्छे से ये पता है कि अगर उसकी सीट 50 से नीचे आई तो ऑपरेशन लोटस होने में 6 महीने नहीं लगेंगे। ओहो, तो उसके लिए जो उसका जो व्यक्तिगत टारगेट है वो ये कि किसी भी सूरत में अगर 50 टच नहीं करते हैं तो फिर सारा गेम उधर चला जाएगा, और ये सिर्फ थोड़े दिन की बात होगी, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, और फिर ये जिस तरीके से करते हैं बाकी स्टेट्स में, कर्नाटक आपको ध्यान होगा, मध्य प्रदेश आपको ध्यान होगा, वो गेम करने में ज्यादा समय नहीं। महाराष्ट्र, केजरीवाल को टारगेट किस बात पे किया जा रहा है? शीश महल बनाम राजमहल, पहला। और दूसरा, उनकी यूएसपी क्या थी कि वो एक आम आदमी थे, और आम आदमी 37 करोड़ रुपए का घर बना रहा है, तो उसकी यूएसपी में डेंट कर दो सीधा। दूसरा उनका क्या था? ईमानदारी, और पूरी पार्टी को शराब घोटाले में दिखा दो। आपको लग रहा है कि चुनाव की घोषणा आज हुई है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पिछले 2.5 साल से लड़ रही है। जब सीबीआई और ईडी चलती है तो वो ऐसे नहीं चलती है, वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव का हिस्सा है। वो काम लगातार किया, आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप बिहाइंड दी बार्स रही, और वो एक पूरा मोमेंटम बनाया गया, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया कि देखिए ये किस तरीके के भ्रष्ट लोग हैं। तो आपकी जो मेन यूएसपी थी वो थी ईमानदारी, उसको ध्वस्त करने की कोशिश। दूसरी आपकी थी आम आदमी, वो आपको शीश महल के सहारे। तो कुल मिला के कंप्लीट टारगेट, कंप्लीट फोकस केजरीवाल पर है, और केजरीवाल इस खेल को समझ रहे हैं। गॉट इट। जावेद भाई, की बताइए कि अगर जो जिस तरह से अत्री साहब बता रहे हैं कि मोदी और अमित शाह इतना पीछे क्यों पड़े हैं, मतलब सारी दुनिया, सारे नेता एक तरफ, केजरीवाल एक तरफ, हमले सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल पे क्यों करते हैं? ये मैं जावेद भाई जानना चाह रहा हूँ। ये आपका गलत है मानना कि सिर्फ केजरीवाल पे क्यों किया जाता है। जितना राहुल गांधी पे होता है, गांधी परिवार पे होता है, कभी हुआ है किसी पे? नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ केजरीवाल पर हमले बार बार क्यों करते हैं? इतनी चिढ़ क्यों है मोदी को केजरीवाल से? दिल्ली की बात है, इसलिए दिल्ली से हटाना है बीजेपी, और बीजेपी को दिल्ली पे कब्जा करना है। आम आदमी को हटाना है, बीजेपी को कब्जा करना है। हटाने के लिए और बीजेपी और आम आदमी पार्टी की जड़ उखाड़ने में सबसे बड़ी बात यह है कि केजरीवाल को कमजोर करो। अगर केजरीवाल कमजोर हो जाएगा तो आम आदमी पार्टी खुद ब खुद, बिकॉज उनका ये मानना है कि केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी में कुछ दम नहीं है, और इसमें बहुत हद तक सच्चाई भी है। और क्या ये भी बात सही है कि जो बीजेपी के हिंदू वोट हैं उस पर भी सेंधमारी करते हैं केजरीवाल? पिछले इलेक्शन में क्या हुआ था, इन्होंने रामलला की बात की, वो हनुमान भक्त उन्होंने अपने को जाहिर कर दिया, और वो एक टीवी चैनल पे पूरा हनुमान चालीसा उन्होंने सुना दिया। अभी देखिए, अब तो शुरू हुआ है, क्या क्या रंग दिखाते हैं ये भी केजरीवाल। तो ये जैसे राहुल गांधी हैं या अखिलेश जी हैं या पवार साहब हैं या और लोग, ममता बनर्जी हैं, ये हार्डलाइन सेकुलर और ये हिंदुत्व से बहुत दूर रहते हैं। केजरीवाल को इन सब चीजों में नहीं है गुरेज, वोट चाहिए। आप राम भक्त हैं तो हम हनुमान भक्त हैं।
मोदी मोदी का जो वोट बैंक है, खासकर जो हिंदू वोट बैंक है, उसका एक विकल्प बनना चाहते हैं केजरीवाल, और इसीलिए मोदी को लगता है कि अगर केजरीवाल पनपेंगे और अपने पर फैलाएंगे तो कहीं ना कहीं झाड़ू जो है वो कहीं बीजेपी के और राज्यों पे भी चल सकती है, और इसीलिए इस झाड़ू को खत्म करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और ये उनके लिए एक गोल्डन चांस है। अत्री साहब, लास्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि केजरीवाल फिर से 55-60 ले आए, तो फिर मोदी और शाह का क्या होगा? चाणक्य क्या क्या होगा? भाई 2015 हार गए, 20 हार गए, 25 हार गए, हार की हैट्रिक नाक के नीचे, फिर ये मैसेज क्या है? मैसेज क्या है मिस्टर अमित शाह को और मिस्टर मोदी को? अत्री साहब। दीपक जी, हरियाणा और महाराष्ट्र के जो परिणाम आए जिस तरीके के, उसके बाद मैं ऐसी उम्मीद नहीं करता कि उस टेस्ट को, उस एक्सपेरिमेंट को ये यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में इनको चाहे कुछ जो मर्जी करना पड़े, ये किसी भी सूरत में केजरीवाल को 50 सीट क्रॉस करने देंगे। मुझे इसमें बहुत सीरियस डाउट है। इसके लिए चाहे इनको जो भी कुछ करना पड़े, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। तो भाई हेमंत जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, उनका भैया नतीजा हम नहीं बता पाएंगे। उधर मोदी और अमित शाह, इनके हाथ में डमरू है, उस डमरू में इलेक्शन कमीशन भी है, मशीनें भी हैं, लिफाफे भी हैं, तो डमरू नचा देंगे कहीं अमित शाह, तो कुछ भी हो सकता है। जावेद भाई, क्या आपको भी लगता है कि हरियाणा का नतीजा अप्रत्याशित? सब लोग कह रहे थे भूपेंद्र हुड्डा की जीती हुई बाजी है, एग्जिट पोल में था कि साहब भूपेंद्र हुड्डा जीत रहे, गोदी मीडिया कह रही है भूपेंद्र हुड्डा जीत रहे, सबने नतीजा ऐलान कर दिया था, जब नतीजा आया तो माथे पे बल आ गए लोगों के। और यही हाल हुआ महाराष्ट्र में, और लोगों ने कहा कि साहब जो लोकसभा के परिणाम है वही परिणाम विधानसभा में होंगे। साहब ऐसी अटूट जोड़ी है शरद पवार उद्धव ठाकरे की, इसको तो हराना नामुमकिन है। नतीजे आए तो सुपड़ा साहब बीजेपी आगे। तो आपको क्या लग रहा है कि आप भी कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहते? हरियाणा और महाराष्ट्र से आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हैं? कंफ्यूज है। मैं एक चीज जानता हूं, बड़ी कांटे की लड़ाई है। केजरीवाल के लिए 50 सीट लाना भी बहुत बड़ी चुनौती का उनको सामना करना पड़े, बड़े चने चबाने पड़ेंगे। जो आपका पहला सवाल था अत्री जी से कि क्या इनके लिए, अगर ये जीत गए तो इनका क्या होगा? अगर ये नहीं भी, अगर केजरीवाल जीत भी जाए, 50 से ज्यादा भी सीट हो जाए, तो भी अमित शाह जी का और नरेंद्र मोदी जी की शान में रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका ऐसा वर्चस्व बढ़ गया पूरे भारत में, ये भी नहीं होगा। ये चलिए, हमारे दोनों एक्सपर्ट ये तो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी को एज है, आम आदमी पार्टी आगे है, आम आदमी पार्टी जीत सकती है, इस तरह की उन्होंने बातें करी। लेकिन दोनों एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भाई हरियाणा को देखने के बाद, महाराष्ट्र को देखने के बाद जो उलटफेर हुआ, अप्रत्याशित परिणाम आए, इसलिए कुछ भी भविष्यवाणी करना दिल्ली को लेकर खतरे से खाली नहीं। तो इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए अत्री साहब ने, और जावेद साहब ने भी कहा कि भाई ये चुनाव बहुत मुश्किल है। और शुरू में जो कहा मिस्टर अत्री ने कि ये वो दरिया नहीं है 2015 वाला, ये वो यमुना नहीं है 2020 वाली कि बहते हुए बहुत आसानी से मिस्टर केजरीवाल निकल गए। ये दरिया इस बार आग की दरिया है और डूब के जाना है। तो बड़ा टफ चुनाव है मिस्टर केजरीवाल के लिए। आगे भी मैं जावेद साहब को, अत्री साहब को बुलाऊंगा, एक्सपर्ट्स को बुलाऊंगा, क्योंकि ये चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये डू और डाई केजरीवाल के लिए है, तो कहीं ना कहीं अगर आप इज्जत की बात करें मोदी और शाह की, उनके लिए भी डू और डाई है, क्योंकि 2 बार वो केजरीवाल से मात खा चुके हैं अपने ही अखाड़े में दिल्ली में। क्या इस बार मात दे पाएंगे या केजरीवाल फिर बाजी मार लेंगे? देखना होगा दोस्तों क्या होता है। थैंक यू सो मच जावेद भाई, आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आपको। और अत्री साहब, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आए और आपने सारे आंकड़े खोल कर रख दिए एक बाजीगर की तरह। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।